नमस्कार दोस्तों, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, जिसमें हम बल्लाना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपना फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें हम पहले क्लास 3 पढ़ चुके हैं, यानी भाग 3 पढ़ चुके हैं। और आज हम भाग 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। तो चलिए क्वेश्चनों को पढ़ना शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी एवं गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था, तो ये कौन सा था? ये मुफ्त कानूनी सलाह था। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है, तो ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, आपको ध्यान रखना है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। एक नीति निर्देशक तत्व है तो समान आचार संहिता, ये भी ध्यान रखना है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित है, तो ये भी DPSP में सम्मिलित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है तो मद्य निषेध, यानी जो शराब न पीना, मद्य निषेध, ये भी DPSP में सम्मिलित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP में सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार ये शामिल इसमें नहीं है, आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है तो अस्पृश्यता का अंत, ये DPSP के अंतर्गत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17 है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, जो कि एक मौलिक अधिकार है, DPSP नहीं है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी DPSP नहीं है। ये DPSP नहीं है, यानी नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, ये भी DPSP नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो यह कथन कैसा है? यह कथन गलत है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपरोक्त कथन ये किसने कहा था? तो ये KT शाह ने कहा था, आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था, तो ये आर्टिकल 43 को लागू करने हेतु लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है, तो ये लोकमत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो ये DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो अस्पृश्यता का अंत ये शामिल नहीं है, अभी पढ़ाया था। ये क्वेश्चन अभी जो आया था प्रश्न, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया है, तो वयस्क शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से भी कई प्रश्न कई बार पूछे गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है, तो देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था वह थी, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो ये ग्राम पंचायतों का गठन, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 40 में है। और आप ध्यान रखेंगे 12 से 35 तक क्या है?
तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं और 36 से लेकर कहाँ तक, 36 से लेकर 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये ग्राम पंचायत का गठन ये किस में आता है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो उसका भाग कौन सा है, भाग 4A है। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल भी ध्यान रखना है 51 क या 51 अ। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है, ये भी DPSP है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत यह भी पढ़ाया था आर्टिकल 17 में, जो कि मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कथन सही नहीं है। तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। भारत में एक नागरिक मौलिक कर्तव्य है नागरिक का, तो ये वन्य जीव का संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक मूल कर्तव्य है। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है, तो ये भाग 4 क। वह समिति जिसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। अब हम पढ़ेंगे सरकार की शासन प्रणाली के बारे में। तो इसमें पहले पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखेंगे भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या होता है, तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, ये संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ होता है। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है। तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ये भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कथन सही नहीं है। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो भारत आपको ध्यान रखना है एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर किसकी, तो ये 1980 के दशक में किसकी थी। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो यह संसदात्मक शासन व्यवस्था में होता है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो अध्यक्षतात्मक सरकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। गणतंत्रीय अवधारणा में संबंधित नहीं है। तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, ये गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। अब हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका है, तो सर आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह कथन किसका है, तो ये कथन केसी वियर का है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो यह कथन किसका है, ये A.K. अय्यर का है, आपको ध्यान रखना है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये लोकसभा का। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है, तो एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये सभी विशेषताएं, तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सरकारीय आयोग की संस्तुतियां संबंधित हैं, तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है, तो ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है, तो ये समवर्ती सूची, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, आपको ध्यान रखना है। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। तो शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान का वह भाग जो अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो ये भाग 11 और अध्याय 1 आपको ध्यान रखना है। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये संघ राज्य संबंध से उससे संबंधित नहीं है। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था ये सरकारीय आयोग। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो ये भारत में केंद्र राज्य संबंध। सरकारीय आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, केंद्र राज्य संबंध, ये सरकारीय आयोग का मुख्य उद्देश्य था। यह कथन कि राज्य संघ के सामंत नहीं है, तो यह कथन किसका था, तो ये भीमराव अंबेडकर का था। अब हम पढ़ेंगे
अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस। अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियाँ करना प्रमुख उद्देश्य है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख उद्देश्य हैं। बिना अनुमति संसद से 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है, तो इसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी हो गया है अब। तो ये कावेरी नदी जल बंटवारा जो विवाद संबंधित है, ये इन 4 राज्यों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति के आपको ध्यान रखना है, ये कानून बना सकती है संसद। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिकों के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है, तो ये आर्टिकल 51 क आपको ध्यान रखना है, ये मौलिक कर्तव्य में दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो 1 महीने के अंतर्गत। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो ये संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो ये कभी नहीं की गई, अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है, तो आंतरिक अशांति को खतरा। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो ये पेप्सू में। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है, तो ये राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है, तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है, तो राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए, तो 1 महीने के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है, तो बाह्य आक्रमण पर, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय की जा सकती है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 356 आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और अगली क्लास हम संसद से स्टार्ट करेंगे, पार्लियामेंट से। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण हैं और हम इन प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप पहले जो क्लास हो चुकी है उन सभी क्लासों की प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।